सबको लगता था कि वो एक लूजर है, लेकिन वो अपने विजार्ड गर्लफ्रेंड की मदद से एम्परर बन जाता है। थियो एक ऑर्डिनरी लूजर था जिसका जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर डेमन और मॉन्स्टर, एक डार्क एनर्जी जिसे चाओज कहा जाता है, उससे पैदा होते हैं। अपने होमलैंड को बर्बाद करने वाले डेमन और एक क्रूल किंग से परेशान होकर थियो ने अपना आइसलैंड छोड़कर स्ट्रॉन्ग बनने का फैसला किया। अब आखिर आगे थियो क्या करेगा, हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की किसी से बात कर रही होती है और जल्दबाजी में वो कहीं जा रही थी। और नेक्स्ट सीन में हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग किसी की शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये शादी दो देशों के बीच में हो रही है। ये दोनों देश आपस में दुश्मन थे, लेकिन इस शादी के बाद वो एक होने का डिसीजन लेते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों देशों के राजाओं को दिखाया जाता है। और तभी हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एकदम से उस जगह पर पहुँच जाती है। और उस लड़की का नाम सिलुका होता है और वो एक लेजेंडरी मेज है। और तभी सिलुका उस बॉल की तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और ये चीज देखकर सिलुका वहाँ पर चली जाती है। और सारे लोग सोच रहे थे कि सिलुका ये शादी रोकना चाहती है। और तभी उसे एक लड़का पकड़ लेता है तो सिलुका कहती है कि मुझे जाने दो, अभी कुछ अनहोनी होने वाली है। और तभी हम उस बॉल को देखते हैं जहाँ पर एक डीमन लॉर्ड आ जाता है और वो डीमन अपने मैजिक का यूज करके अपने चारों ओर बैरियर क्रिएट कर देता है। और उस डीमन लॉर्ड को देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम कुछ मेज को देखते हैं जो कि उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उस डीमन ने वहाँ पर बैरियर क्रिएट कर रखा था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। और तभी वो राजा अपना क्रिस्ट निकालता है। क्रिस्ट एक मैजिकल वेपन है जो कि सभी नोबल के पास में होता है। और तभी दूसरा राजा भी अपना क्रिस्ट निकाल लेता है और उसके बाद वो दोनों राजा मिलकर अपने क्रिस्ट को मर्ज कर लेते हैं। अब वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और सभी लोगों को लगता है कि वो अब डीमन को हरा पाएंगे, लेकिन तभी वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन दोनों राजाओं को मार देता है। और उस डीमन की पावर से उन दोनों का क्रिस्ट भी तबाह हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो शादी लगभग कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी। वो दोनों देशों के लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जंग अब जारी रहेगी। और नेक्स्ट सीन में हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर सिलुका अपने कैरेज में बैठकर एक जंगल को पार कर रही होती है। और तभी एकदम से उनके सामने काफी सारे सैनिक आ जाते हैं और उनका लीडर कहता है कि तुम लोग इस एरिया में नहीं जा सकते, अब तुम्हें सरेंडर करना होगा। और तभी सिलुका कहती है कि अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो तुम क्या करोगे। तो वो लीडर कहता है कि सरेंडर नहीं किया तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। और तभी सिलुका अपने शरीर के ऊपर से एक कपड़ा हटाती है और वो कहती है कि जो तुमने अभी बोला उसका बिल्कुल अपोजिट होने वाला है। लेकिन तभी एकदम से घोड़े पर बैठकर थियो आ जाता है, क्योंकि थियो हर इंसान की मदद करता है। और उसके बाद थियो अपना क्रेस्ट निकालता है और कहता है कि तुम लोग किसी को भी परेशान मत करो। और थियो का क्रेस्ट देखकर वो सभी सैनिक समझते हैं कि थियो एक लॉर्ड है, क्योंकि क्रेस्ट हर इंसान के पास में नहीं होता। और तभी हम सिलुका के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो सोचता है कि क्या थियो एक लॉर्ड है। अब थियो काफी देर तक उन्हें समझाता है, लेकिन वो सैनिक थियो के साथ में फाइट करना चाहते थे, इसीलिए थियो भी उनसे फाइट करता है। और वो फाइट थियो के लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि थियो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन फिर भी वो उन्हें हरा देता है। और बचे हुए सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। और जाते हुए वो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और उसके बाद सिलुका थियो के पास में आती है और वो कहती है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी। तो थियो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो तुम्हें थैंक यू तो बोलना होगा। तो सिलुका कहती है कि मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि मैं एक मेज हूँ और मेरे साथ में मेरा बॉडीगार्ड भी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। और फिर सिलुका कहती है कि ये सारी बात भूल जाओ, मेरा नाम सिलुका है और मैं एक लेजेंडरी मेज हूँ, और तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये क्रेस्ट तुम्हें कहाँ से मिला। और फिर थियो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्रेस्ट कैसे मिला, लेकिन इस क्रेस्ट से मैं डीमन को मारता हूँ और लोगों की जान बचाता हूँ। और फिर थियो बताता है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर चाओज यानी डीमन काफी ज्यादा मात्रा में घूमते रहते हैं। और वो कहता है कि एक दिन मैं इन सारे डीमन और चाओज को खत्म कर दूंगा, और यही मेरा आखिरी सपना है, चाहे मुझे सालों ही क्यों ना लग जाए, लेकिन फिर भी मैं ये काम करके रहूंगा। और उसके बाद सिलुका कहती है कि तुम तो एक लॉर्ड भी नहीं हो और तुम्हारी पावर इतनी भी नहीं है कि मैं तुम्हें एक नाइट कह सकूं। और फिर थियो कहता है कि तुमने सच कहा, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके अपने रैंक को बढ़ा लूंगा। और उसके बाद सिलुका अपने स्टिक को निकालती है और कहती है कि मैं एक मेज हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और फिर वो मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक डीमन को बुलाती है और सिलुका थियो को बताती है कि अगर तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया तो तुम इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर पाओगे, जिससे तुम्हारी रैंक बढ़ जाएगी। और तभी हम थियो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर थियो दूर जाकर गिर जाता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, लेकिन थियो अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है
है और तभी वो मॉन्स्टर कूद जाता है तो वो स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है और वो डीमन वहीं खत्म हो जाता है। तभी सिलुका उसके पास में आती है और वो कहती है कि ये एनर्जी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसके खत्म होने से पहले तुम इसे अपने क्रेस्ट में एब्जॉर्ब कर लो। और उसके बाद थियो भी उस एनर्जी को अपने क्रेस्ट के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो एक नाइट की लेवल पर आ चुका था और अब थियो को एक सर्वेंट भी मिलने वाला था क्योंकि अब वो एक नाइट है। लेकिन तभी सिलुका एकदम से कहती है कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में मैं आऊंगी और सिलुका थियो के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। और उसके बाद सिलुका कहती है कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। और नेक्स्ट सीन में हम एक किंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ही आलसी था। तभी उसका सैनिक आता है और कहता है कि 3 लोग यहाँ पर आए हैं, शायद वो हमसे फाइट करना चाहते हैं। और फिर वो राजा कहता है कि वो बस 3 लोग हैं, उन्हें आने दो, हम वैसे भी जीत जाएंगे। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस राजा के पास भी एक क्रेस्ट है, लेकिन इस राजा ने किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट नहीं बनाया। और उसके बाद वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं तो किंग उन्हें देखकर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सिलुका को मारने के लिए आगे आता है क्योंकि सिलुका एक लेजेंडरी मैच थी और उसे सभी लोग पहचानते थे, इसीलिए राजा ने भी उसे आसानी से पहचान लिया। लेकिन तभी थियो सिलुका को बचा लेता है। लेकिन अब वो राजा थियो के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले सिलुका का बॉडीगार्ड उस राजा को पीछे से पकड़ लेता है और उसके गले में एक चाकू रखता है और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें ये पूरा राज्य हमें देना होगा। और वो राजा भी बहुत सेल्फिश था, वो उन्हें कहता है कि मुझे छोड़ दो और बदले में ये पूरा राज्य तुम रख लो। और जाते हुए वो राजा अपना क्रिस्ट भी दे देता है और उस क्रिस्ट की वजह से अब थियो वहाँ का राजा बन चुका है। और नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है जहाँ पर थियो और सिलुका आपस में बात कर रहे थे और तभी हम वहाँ पर एक सैनिक को देखते हैं और वो सैनिक कहता है कि जिस राजा को आपने हराया वो बहुत ही निकम्मा था, मैं आपके साथ में कॉन्टेक्ट बनाना चाहता हूँ। और थियो भी उस सैनिक की बात मान लेता है और कहता है कि आपको उस राजा के साथ में रहकर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो तुम मेरे साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हो। और फिर वो सैनिक कहता है कि एक बार मैं बात करके आता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद सिलुका कहती है कि तुम्हें कॉन्टेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम यहाँ से एलेंस जाने वाले हो। और इस बात को वो सैनिक सुन लेता है और वो कहता है कि अगर थियो एलेंस चला गया तो वो हमारा दुश्मन बन जाएगा क्योंकि उस राज्य से हमारी दुश्मनी है। और ये बात सुनकर थियो सोचता है कि सिलुका मुझे मरवाना चाहती है तो सिलुका कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि थियो के बारे में बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि थियो हर राज्य को जीतता हुआ आ रहा है और वो सारे क्रेस्ट इकट्ठा करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब वो लोग भी तैयार हो चुके थे क्योंकि वो भी थियो से फाइट करना चाहते थे। और नेक्स्ट सीन में हम थियो को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसे लॉर्ड बनने के लिए काफी सारी जंग को जीतना होगा और सारे क्रेस्ट को इकट्ठा करके वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी सिलुका थियो से पूछती है कि आखिर तुम्हारा विलेज कितना बड़ा है तो थियो कहता है कि मेरा गाँव छोटा सा है लेकिन वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर है तो मुझे मेरे गाँव को बचाना होगा और ये काम करने के लिए मुझे काफी सारे क्रेस्ट की जरूरत है। और उसके बाद वो मैप निकाल कर कुछ प्लान बनाते हैं कि आखिर वो कैसे अटैक करेंगे। और उसके बाद सिलुका अपने बॉडीगार्ड से बात करती है और अपनी बात खत्म होने के बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। और फिर सिलुका एक मैजिक करती है क्योंकि उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत थी और वो जैसे मैजिक करती है वहाँ पर एक बिल्ला आ जाता है और फिर सिलुका उस बिल्ले को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सिलुका उस बिल्ले से कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, लेकिन वो बिल्ला सिलुका से कहता है कि जब तुम्हें कोई काम होता है तभी तुम मुझे बुलाती हो। तो सिलुका उसे कहती है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना तुम्हें खिलाऊंगी। और इस बात पर वो बिल्ला भी मान जाता है, जहाँ पर सिलुका कहती है कि तुम्हें एसेला को बुलाकर लाना होगा। और उसका नाम सुनकर वो बिल्ला उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो लेडी पागल टाइप की है तो मैं उसे बुलाने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर से सिलुका उसे खाने का लालच देती है तो वो बिल्ला मान जाता है। और थोड़ी देर में वहाँ पर शाम हो जाती है जहाँ पर थियो काफी ज्यादा नर्वस था और वो सोचता है कि आखिर वो काफी सारे क्रेस्ट को कैसे इकट्ठा करेंगे। और तभी सिलुका कहती है कि तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और उसके बाद हमें अपोनेंट टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सैनिक तैयार थे। और तभी हम उस राज्य के लीडर को देखते हैं जिसका नाम लासिक होता है और वो लोग अपने सैनिकों से पूछते हैं कि आखिर हमारी ओपोनेंट टीम क्या कर रही है। और फिर वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि अपोनेंट टीम के पास में ज्यादा मेंबर नहीं है। तो वो लीडर कहता है कि अगर वो लोग कम है तो उनके पास में कोई ऐसी पावर तो होगी जिससे वो हमें हरा पाएंगे। और तभी उस लीडर के साथ में एक मैच और होता है जो कि उसके साथ कांटेक्ट में था। वो कहता है कि हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो उन्हें आसानी से हरा पाएंगे। और उसके बाद वो लीडर कहता है कि कल मैं सिलुका से मिलने वाला हूँ और उसे मैं अपनी पावर दिखाऊंगा। और अगली सुबह होते ही सिलुका देखती है कि एसेलिया वहाँ पर आ चुकी है और उस लेडी को देखकर सिलुका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो थियो से कहती है कि इस युद्ध को हम ही जीतने वाले हैं। और
उसके बाद थियो पूछता है कि आखिर ये एसेला कौन है, और फिर सिलुका बताती है कि वो लेडी एक बहुत ही पावरफुल मेज है जो कि आसानी से किसी को भी हरा सकती है। और तभी हम एसेला को देखते हैं जो कि सिलुका को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो सिलुका के पास पहुंचती है तो वो थियो को देखती है और कहती है कि आखिर ये कौन है। तो सिलुका बताती है कि इसका नाम थियो है और मैं इसके साथ कांटेक्ट में आई हूँ। और फिर वो कहती है कि थियो तो बहुत कमजोर लग रहा है और तुम कितनी पावरफुल हो, तो तुम इस बुद्धू के साथ में कांटेक्ट में क्यों आई। और फिर सिलुका कहती है कि ये भले ही कमजोर है लेकिन इसमें एक खास बात है और इसी वजह से मैं इसके साथ में कांटेक्ट में आई हूँ। और वैसे भी ये अपने विलेज को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। और एसेला भी इस बात को समझ जाती है और वो थियो से कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और नेक्स्ट सीन में एसेला वॉर के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद हम उसी लीडर को देखते हैं, वो भी अब जंग के लिए तैयार था। और तभी हम सिलुका के आर्मी को देखते हैं जो कि बहुत ही कम लोग थे, लेकिन अपोनेंट की टीम के पास में काफी ज्यादा सोल्जर थे। और तभी हम उस मैच को देखते हैं जो कि आगे बढ़ जाती है और उसके साथ में सिलुका का बॉडीगार्ड इल्विन भी वहाँ पर चला जाता है। और उसके बाद सिलुका दौड़कर जाती है और अपने मैजिक से वहाँ पर पड़े पत्थर से एक बाउंड्री बना देती है जिससे अपोनेंट टीम के मेंबर उसके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे। और फिर सिलुका फिर से अपने मैजिक का यूज करती है और उनके ऊपर थंडर गिरा देती है और उस अटैक से आधे से ज्यादा सोल्जर वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और तभी एनिमी टीम का वो मैज सिलुका के ऊपर अटैक कर देता है। और उसके बाद सिलुका कहती है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने उन सबको बेहोश किया था। और तभी हम देखते हैं कि वो मैज अपने मैजिक का यूज करके सिलुका के पास चला जाता है। और उसके बाद हम एसेला को देखते हैं जो कि आसानी से सभी लोगों को हरा देती है और बचे हुए लोग एसेला को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है और फिर एसेला एकदम उस लड़के के पास चली जाती है और उनके बीच में एक सीन क्रिएट हो जाता है। और इस चीज को देखकर वो लड़का भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एसेला उसका गला भी दबा रही होती है, लेकिन वो लड़का भी थोड़ा सा समझदार था तो वो एसेला को पकड़ लेता है और अपने साथियों से कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, तुम आकर इसे मार दो। लेकिन तभी एसेला भी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेती है और उनके ऊपर अटैक कर देती है। और फिर से वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ एसेला उस लड़के को बुलाती है और वो कहती है कि इस युद्ध के बाद अगर हम फ्री हो गए तो हम फिर से मिलेंगे। और उसके बाद हम इल्विन को देखते हैं जो कि काफी लोगों को मार चुका था। और इस चीज को देखकर अपोनेंट लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इल्विन से कहता है कि अब तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और तभी वो लीडर अपने एक मॉन्स्टर जैसे आदमी को बुलाता है जो कि अपनी पावर का यूज करके एक ब्लैक मॉन्स्टर टाइप बन जाता है और फिर वो इल्विन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इल्विन भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इल्विन अपना चाकू निकालता है और उस मॉन्स्टर जैसे आदमी को अंधा कर देता है। और नेक्स्ट सीन में हम वापस उस मैज और सिलुका को देखते हैं जहाँ पर उनकी फाइट चल रही थी। लेकिन तभी थियो बीच में आ जाता है और वो कहता है कि सिलुका तुम मेरे लिए इतना मत करो क्योंकि ये फाइट मेरी वजह से हो रही है, तो इस मैच को मैं ही हराऊंगा। और इस बात पर सिलुका भी मान जाती है। और उसके बाद उस मैच और थियो के बीच में फाइट चलती है जहाँ पर थियो अपनी स्वॉर्ड से उस अपोनेंट मैच के चेहरे पर कट लगा देता है। और ये चीज देखकर उस मैच को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद सीन कट होता है और हम इल्विन को देखते हैं जहाँ पर वो लीडर उससे फाइट कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि थियो ने उस मैच को पकड़ लिया है और वो उन सबको वार्निंग देता है कि अगर तुमने इल्विन के साथ में कुछ भी किया तो हम तुम्हारे इस मैच को मार देंगे। और तभी वो मैच कहता है कि ये मुझे नहीं मारने वाले, क्योंकि अगर मारना होता तो ये पहले ही मार देते, आप अपना काम करो और हमें ये जंग जीतनी होगी। और नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लीडर ने सरेंडर कर दिया है। और वो मैच सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि लीडर ऐसा करेंगे, लेकिन तभी हम उस लीडर को देखते हैं जो कि वहाँ पर हंस रहा होता है। और फिर वो लीडर कहता है कि तुमने हमारे काफी सारे सोल्जर को मार दिया और वैसे भी हम इस वॉर को नहीं जीतने वाले थे, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। और वो लीडर उस मैच से कहता है कि क्या मैंने ये सब कुछ सही किया। और वो मैच भी लीडर की बात को एग्री करता है और वो लीडर नीचे बैठ जाता है और वो कहता है कि मैं खुशी खुशी अपना क्रेस्ट तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ और तुम ही इस क्रेस्ट के हकदार हो। और थियो वो क्रेस्ट भी ले लेता है जिससे उसका रैंक और भी बढ़ जाता है। और उसके बाद वो लीडर कहता है कि थियो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और थियो भी उसकी इस बात को मान लेता है और इसी तरह उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि गेट पर खड़ी थी और वो कहती है कि मैं भी थियो के साथ में रहना चाहती हूँ और थियो की तरह मैं भी चाओस को मारना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ सिलुका होती है और वो सोचती है कि मैं ऐसे ही किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन तभी थियो वहाँ पर आ जाता है और वो लड़की थियो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है तो थियो भी मान जाता है और उस गेट को खोल देता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एक प्रिंसेस होती है और वो कहती है कि मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उस प्रिंसेस को देखकर सिलुका बिल्कुल
बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी को देखते हैं जो कि थियो के वजह से हो रही थी, क्योंकि थियो सबको हराकर आगे बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद हम थियो को देखते हैं जो कि उसी लीडर से बात कर रहा होता है जिसका नाम लासिक होता है। और थियो कहता है कि आखिर आगे की फाइट को हम किस तरह हैंडल करेंगे। और फिर उनके बीच बात होती है कि इस बार वो लोग जिनसे फाइट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो लीडर कहता है कि ये वॉर काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसे जीत कर ही आएंगे। और वहाँ पर बातें करने के बाद सिलुका अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो अपनी रैंक से ऊपर वाले मैच से बात करती है। और तभी हम उस ग्रैंड मैच को देखते हैं जो सिलुका से कहता है कि मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हर बार तुम थियो के बारे में सोचती हो। जहाँ तक मुझे पता है थियो एक लॉर्ड है और उसे अपना काम अकेले ही करने दो, तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो। और ये बात सुनकर सिलुका को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और उसके बाद सिलुका फिर से थियो के पास में आ जाती है। और सिलुका जैसे ही थियो के पास में जाती है वो उससे कुछ बात करने के लिए आई थी, लेकिन वो शर्माने लग जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। और तभी वहाँ पर सिलुका का बॉडीगार्ड इल्विन आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो सबको बर्बाद कर देगा। और ये बात सुनकर थियो और सिलुका वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो विलेज में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग इस आग से जल चुके हैं। और तभी सिलुका की नजर एक डीमन पर जाती है जो कि आग की तरह दिख रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। और तभी थियो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन थियो में इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो उस डीमन को हरा पाए। और ये सब कुछ सिलुका भी देख रही होती है तो वो अपनी दोस्त को भेजती है कि जाओ और थियो को बचा लो। और तभी हम उस विलेज के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि उस आग से बुरी तरह जल चुका था। और तभी हमें पता चलता है कि ये सभी लोग इस आदमी को बचाने के लिए आए हैं और एसेला उस डीमन से फाइट कर रही है। और तभी प्रिंसेस आती है और वो कहती है कि हमें जल्द ही इसे ठीक करना होगा, क्योंकि एसेला भी ज्यादा देर तक उस डीमन को नहीं रोक पाएगी। और तभी सिलुका एक दूसरी जगह पर चली जाती है और अपने मैजिक का यूज करके वो काफी सारा पानी उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देती है, जिससे वो मॉन्स्टर हार मान लेता है। और वो मॉन्स्टर उस पानी की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो जाती है। उन सभी लोग के लिए प्रिंसेस ने एक बेरियल क्रिएट कर दिया था, लेकिन सिलुका अपने लिए बेरियल क्रिएट नहीं कर पाती। लेकिन तभी थियो वहाँ पर आ जाता है और वो सिलुका को बचा लेता है। और अगला दिन होते ही हम एसेला को देखते हैं जो कि सिलुका का वेट कर रही थी। और जैसे ही सिलुका होश में आती है और एसेला उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। और तभी सिलुका पूछती है कि आखिर कल रात को क्या क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। और उसके बाद एसेला उसे सब कुछ बताती है और ये सारी बातें सुनकर सिलुका फिर से जोश में आ जाती है और वो कहती है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। और नेक्स्ट सीन में हम थियो को देखते हैं जो कि अपने विलेज के लोगों की मदद कर रहा होता है। और तभी सिलुका भी वहाँ पर आ जाती है तो थियो कहता है कि आखिर कल रात को तुम्हें क्या हुआ था। तो सिलुका कहती है कि मुझे याद नहीं, लेकिन तुमने मुझे बचाया। और नेक्स्ट सीन में हम वापस से थियो को देखते हैं जहाँ पर सिलुका उसके शरीर पर पट्टियां बांध रही थी, क्योंकि कल के ब्लास्ट की वजह से थियो को भी काफी ज्यादा चोटें आई थी। और तभी थियो सिलुका से कहता है कि मैं एक लॉर्ड हूँ और मुझे ये सारी चीजें करनी होगी, मैं हर बार तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो सिलुका कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और वो ये भी कहती है कि हम दोनों मिलकर उन सारे डीमन को खत्म कर देंगे। और तभी हम उस मैच को देखते हैं जिसका नाम मोरेनो होता है। वो कहता है कि उन्होंने हमें चैलेंज कर दिया है तो अब हम वॉर को जीत कर ही रहेंगे। और नेक्स्ट सीन में हम काफी सारे सैनिक को देखते हैं और वो भी वॉर के लिए तैयार थे। और तभी वो लोग उन सैनिकों को आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। लेकिन वहाँ पर सिलुका काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये वॉर इतनी आसान नहीं होने वाली। और तभी हम वहाँ पर गांव के लोगों को देखते हैं जो कि उस वॉर के लिए वहाँ पर आए थे। और सिलुका उन गांव वालों से कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है। और तभी वो विलेजर्स कहते हैं कि इस वॉर को हम भी लड़ेंगे, क्योंकि हम भी इसी जगह में रहते हैं। और उसके बाद थियो डिसाइड कर लेता है कि वो इन विलेजर्स को भी अपनी आर्मी में ले लेगा। और तभी थियो अपने क्रेस्ट को निकालता है और एक मैजिक चेंट करके उन सभी विलेजर्स के हाथ में एक क्रेस्ट को कॉपी कर देता है, जिससे वो भी अब आसानी से फाइट कर पाएंगे। और ये चीज देखकर वो विलेजर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है हमें उनका प्लान पता चलता है, जहाँ पर वो लीडर और उसका मेज और कुछ सेना एक जगह से आएंगे और दूसरी जगह से थियो और उसकी टीम जाएगी। और तभी हम उस एनिमी टीम के लीडर को देखते हैं जो कि आगे आ जाता है और वॉर स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम थियो की आर्मी को देखते हैं जो कि आसानी से एनिमी को मार रहे थे। और तभी हम उस एनिमी टीम के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि मैं जानता हूँ हमारी एक टीम फेल हो चुकी है। और वो अपने सैनिकों से कहता है कि हमारी दूसरी टीम को जल्दी बुलाओ। लेकिन थियो की टीम उन लोगों को भी मार देती है। अब 24 को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से वो कुछ लोगों को बुला लेता है, लेकिन हर
हर बार थियो की आर्मी उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और इसी वजह से 24 वहाँ से भाग जाता है। और तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग मरे हुए थे और थियो इस वॉर को जीत चुका था। और उसके बाद सिलुका थियो के पास में आती है और वो कहती है कि आखिरकार हम इस वॉर को भी जीत गए। और उसके बाद प्रिंसेस आती है और वो कहती है कि अब तुम और भी अच्छे लॉर्ड बन चुके हो और तुम्हारा क्रिस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और नेक्स्ट सीन में हम एक राज्य को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और सिलुका वहाँ पर पहुँचती है। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में सिलुका लेडी मेरान के पास में आती है जो कि एलेंस की लीडर और ट्रैगिक वेडिंग की ब्राइड है। और सिलुका थियो को इंक्लूड करने की बात करती है और मेरान ने भी थियो के बारे में सुना था और वो सिलुका से कहती है कि मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगी। मेरान सोचती है कि थियो और सिलुका को एलेंस में लेने का ये अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन उसका कोर्ट विजार्ड जिसका नाम ओबेस्ट होता है जो कि सिलुका का फोस्टर फादर है वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसे ही किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आखिर में सभी लोग धोखा देते हैं। और फिर मेरान कह देती है कि अगर जरूरत पड़ी तो थियो के खिलाफ हमें वॉर भी करनी पड़ेगी। और फिर वो ओबेस्ट से कहती है कि क्या तुम अपनी बेटी को वॉर में मरने दोगे? तो ओबेस्ट कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सुनकर सिलुका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जाने से पहले वो कॉन्फिडेंस में कहती है कि अब उनकी मुलाकात बैटल फील्ड में होगी। उसके बाद सिलुका एर्ल व्हीलर के पास में जाती है जो कि एक पावरफुल नोबल और मरान का कजन था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिलुका का प्लान बी था, लेकिन व्हीलर सिलुका से मिलने के लिए मना कर देता है क्योंकि सिलुका ने पहले ही उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। उसके बाद सिलुका खाली हाथ वापस आ जाती है और वहाँ पर आकर वो सबको बताती है कि मेरन और उसका हस्बैंड जल्द ही हमारे ऊपर अटैक करेंगे और उनकी आर्मी भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। और फिर थियो कहता है कि चाहे हार हो या जीत लेकिन हम इस वॉर को करेंगे। नेक्स्ट सीन में एलेंस की फोर्स कासल के ऊपर अटैक कर देती है और वो सभी लोग उन्हें रोक नहीं पाते। एलेंस के नाइट प्लाज्मा क्रॉसबो का यूज कर रहे थे और वो आसानी से कैसल की वॉल को तोड़ देते हैं। एसला कुछ नाइट को क्लोज कॉम्बैट में मार देती है लेकिन एक एरो उसे लग जाता है जिससे वो घायल हो जाती है। और उसके बाद सिलुका अपने फ्रेंड को अंदर लेकर जाती है और वहीं रोने लग जाती है और फिर प्रिंसेस उन्हें बचा लेती है। थियो थोड़ी देर तक उन्हें कंट्रोल में करता है और जैसे ही एलेंस नाइट अंदर घुसते हैं वो उन्हें सराउंड करके हराने का प्लान बनाते हैं। और तभी थियो को एक न्यूज मिलती है कि उनका एक ट्रस्टेड एलाई मर चुका है और लासिक वही लीडर जो कि रेड रेस्ट कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ प्लान होता है ताकि किंग और उसकी फोर्स को नेरो माउंटेन पथ के पार ले जाया जा सके। लासिक एक स्वॉर्ड फाइट में किंग को हरा देता है और आखिर में वो उसे मार देता है और इस वॉर को भी वो जीत जाते हैं। थियो अपनी टेरिटरी को उस लीडर लासिक को दे देता है जो उसे लॉयल रहने का प्रॉमिस करता है। और फिर सिलुका को मेरान के कैंप से खबर मिलती है कि वो जब तक नहीं रुकेंगे तब तक वो थियो को मार ना दे। सिलुका ये बात भी सबको बताती है जहाँ पर सभी थियो की इस सेक्रीफाइस के अगेंस्ट होते हैं। और तभी एर्ल व्हीलर आ जाता है और वो थियो को किंग बनने का ऑफर देता है लेकिन थियो रिफ्यूज करता है क्योंकि उसे सिलुका को अपने साथ रखना था और थियो किंग नहीं बनना चाहता। वो एक नाइट बनता है और अपना टाइटल वो उसे दे देता है। और नेक्स्ट सीन में सभी लोग रिलैक्स होते हैं जहाँ पर सिलुका ब्लश करने लग जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे थियो से प्यार हो गया है। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में सिलुका और थियो व्हीलर के कैसल में पहुंच जाते हैं जहाँ व्हीलर थियो को अपना घाट बनने के लिए कहता है और सिलुका को उसके विजार्ड से मिलने के लिए भेजता है। जब पूरी तरह से इंट्रोडक्शन हो जाता है तब एक रेड हेड विजार्ड सिलुका को बताता है कि सिलुका तुम्हें रात को एक पार्टी को ज्वाइन करना है जहाँ एक फॉरेन नेशन का किंग भी आ रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस को थियो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसने सुना था कि थियो ने अपनी रैंक और जमीन एक विजार्ड के लिए छोड़ दी और वो प्रिंस थियो को बुरा भला कहने लग जाता है। लेकिन जब उस प्रिंस को पता चलता है कि लासिक साउदर्न रीजन में किंग है और वो थियो की वजह से ही किंग बना है तो उसका ओपिनियन बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में थियो लाइब्रेरी में सफाई कर रहा होता है और वहीं सिलुका आती है और वो विचेस की कहानी को पढ़ती है जो स्पिरिट और डीमन को बुला सकती है। सिलुका समझती है कि विचेस और विजार्ड में फर्क होता है और जो डीमन वर्ड से कनेक्ट होते हैं उन्हें ब्लैक विचेस कहा जाता है और जो अपसाइड होते हैं उन्हें व्हाइट विचेस कहा जाता है। सिलुका थियो को बताती है कि कुछ एक लोग हैं जो सुपर वुमेन बन गए हैं, वो इमोर्टल वेम्पायर एंड लेजी वॉरवेल्स हैं जो कि पुराने जमाने में डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट लड़ चुके हैं। और ये सारी बात सुनकर थियो उदास हो जाता है और अपने लोगों को पावरलेस समझता है। सिलुका उसे बताती है कि वो एक दिन उन सभी को बचा लेंगे। नेक्स्ट सीन में व्हीलर उन्हें समन करता है और उन्हें जेल्मा व्हाइट विचेस की एल्डर से मिलवाता है। व्हीलर थियो और सिलुका से कहता है उन्हें डार्कनेस फॉरेस्ट में जाके वेयरवुल्फ से मिलना होगा। जेल्मा समझाता है कि वो फॉरेस्ट वेम्पायर की टेरिटरी है और वेयरवुल्फ और वेम्पायर के बीच काफी टेंशन है। नेक्स्ट सीन में जब वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो
एक हॉस्टल ग्रुप और वेयरवुल्फ उनसे बात नहीं करते और तभी वहाँ पर एक बात करने वाली भेंट आती है जो उन्हें बताती है कि थियो वैम्पायर किंग का गेस्ट है और उसे अंदर जाना है। वेयरवुल्फ वैम्पायर किंग से गुस्से में होते हैं। वो अपनी क्वीन और उनकी बेटियों को वापस चाहते हैं लेकिन बेट इग्नोर करके उड़ जाता है। थियो उसे फॉलो करता है और प्रॉमिस करता है कि वो वेयरवुल्फ की मदद करेगा। फिर वो वैम्पायर किंग के कैसल में पहुंच जाता है जहाँ वैम्पायर किंग बताता है कि एक ब्लैक विच यहाँ से वेयरवुल्फ क्वीन को किडनैप करके ले गया है। वैम्पायर किंग कहता है कि वो उनकी बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगा और अपने एलियंस को वेयरवुल्फ और नोबल से तोड़ चुका है। वैम्पायर किंग ये भी कहता है कि अगर नोबल यूनाइटेड होते हैं और एम्परर सील बनाते हैं तो वो चाउस को बनिश कर देंगे और उसके बाद सुपर ह्यूमंस अपनी पावर खो देंगे और वापस से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएंगे और वो वैम्पायर किंग ऐसा नहीं चाहता। सिलुका को लगता है कि जब उस वेडिंग में उन दो राजाओं की मौत हुई उस डिमन को रिलीज करने के पीछे इसी वैम्पायर किंग का हाथ होगा और ये बात सुनकर वैम्पायर किंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। थियो उस वैम्पायर किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वैम्पायर किंग उनसे फाइट नहीं करना चाहता और वैम्पायर किंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले वो उन्हें वेयरवुल्फ क्वीन का लोकेशन बताता है। थियो और सिलुका तुरंत उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वेयरवुल्फ क्वीन ब्लैक विच याना से लड़ रही होती है ताकि वो अपनी बेटियों को बचा सके और वो क्वीन को मारना चाहती है और उसे डिमन लॉर्ड को समन करने के लिए सेक्रीफाइस बनाने की कोशिश करती है। और फिर थियो वहाँ पर पहुँचता है और क्वीन को मारने से पहले वो विच से लड़ता है। विच को पता चल जाता है कि वैम्पायर किंग ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वो समझाती है कि थियो और सिलुका उनसे लड़ने के लायक नहीं है। वो अपने गोरगेल्स को भेजती है लेकिन सिलुका की लाइटनिंग मैजिक उन्हें रोक नहीं पाती। थियो गोरगेल्स को मार के सिलुका को बचा लेता है और उसी दौरान विच अपना अल्टीमेट अटैक करती है जिससे थियो का निम्बुस 3000 जो कि थियो का मैजिकल बैरियल है वो तोड़कर उसे डायरेक्टली हिट करती है। थियो अपने क्रेस्ट को यूज करके इंसेंट करता है और अटैक को डिफेंस करता है जिससे वो रूप पर गिर जाता है। वेयरवुल्फ क्वीन इस चांस का फायदा उठाती है और याना को अटैक करती है लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटियों को आजाद करने का प्लान करती है और नेक्स्ट सीन में याना अपने ब्रूम स्टिक से भागती है लेकिन वेयरवुल्फ क्वीन उसे घाव दे देती है और वो जैसे गिर जाती है थियो उसे पकड़ लेता है और क्वीन की बेटियां भी ट्रांसफॉर्म होकर विच से लड़ती है। विच उनसे बचकर सेलिंग के हॉल से भाग जाती है लेकिन क्वीन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी थी और तभी क्वीन की मौत हो जाती है और थियो उसकी बॉडी को वेयरवुल्फ क्लैन के पास ले जाता है और वो क्वीन का फनरल ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ क्वीन की बॉडी चाउस एनर्जी में बदल जाती है और उसके बच्चे के बीच वो एनर्जी फैल जाती है और तभी वहाँ का न्यू लीडर वेयरवुल्फ थियो का शुक्रिया अदा करता है और अपनी माँ की बॉडी वापस लाने के लिए थियो को अपना लॉयल बताता है और उसके बाद थियो वैम्पायर किंग के कैसल को अपने कंट्रोल में लाता है और सिलुका के साथ बात करता है कि कैसे फॉरेस्ट के रेजिडेंट के साथ काम करना उनके लिए फायदा हो सकता है। सिलुका बताती है कि वो कितना वीक है और उन ब्लैक विच से फाइट करने के बाद थियो प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह पावरफुल बनकर ही रहेगा और सिलुका भी उससे प्रॉमिस करती है कि वो भी उसी के साथ ग्रो करेगी और इल्विन और ट्विन वेयरवुल्फ सिस्टर जो अब थियो की मेड बन गई है वो अब एक साथ में रहेंगे। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में विलर को यूनियन नोबल्स की एनुअल मीटिंग का इनविटेशन मिलता है लेकिन विलर वहाँ नहीं जाना चाहता पर इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और तभी उसकी लाल बालों वाली मेज जिसका नाम मार्गरेट होता है वो उसे यकीन दिलाती है उसकी रिसेंट बैटल में जीत के लिए तारीफ करेंगे लेकिन विलर को इतना यकीन नहीं होता क्योंकि मिरान का एक फियांस इस बात को पसंद नहीं करेगा। वो टॉपिक बदलने की कोशिश करता है और मार्गरेट के बर्थडे के बारे में बात करता है। मार्गरेट को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ सिलुका और बाकी विजार्ड्स देखते हैं और उसे समझाते हैं कि लगता है जैसे विलर ने लियोनार्डो से डेटिंग का आर्ट सीख लिया है क्योंकि जब उसकी विजार्ड 25 साल की हो जाती है तो वह उसे छोड़ देता है। मार्गरेट विलर के पास रहना चाहती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है इसलिए सिलुका मार्गरेट की तरफ से विलर से बात करने के लिए जाती है। विलर सोचता है कि मार्गरेट को अपने साथ हमेशा रखना सही नहीं होगा, उसे अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी जीने की आजादी मिलनी चाहिए। विलर सिलुका से कहता है कि वो मार्गरेट के बर्थडे पार्टी की तैयारी करे और यूनियन की एनुअल मीटिंग का टॉपिक आगे बढ़ाए। वो सिलुका से कहता है कि वो थियो और लासी को लेकर मीटिंग में चलेगी क्योंकि विस्कल ब्रिनी जो कि थियो के होम टाउन का रूलर है मीटिंग में वो भी आएगा। वो चाहता है कि सब एक दूसरे से सामना करें। नेक्स्ट सीन में मार्गरेट का 25वां बर्थडे मनाया जाता है लेकिन वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि अब वो रिटायर्ड होने वाली थी। पार्टी के दौरान वो विलर के साथ एक डांस भी करती है लेकिन डांस खत्म होने के बाद उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। थियो और सिलुका डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं लेकिन उसे डांस करना नहीं आता तो सिलुका उसे डांस सिखाती है। बाद में प्रिंस मिर्जा थियो के पास आता है और उसे ग्रेट क्लॉक कहता है। थियो मजाक में इस बात को कॉम्प्लीमेंट समझता है जो प्रिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। प्रिंस मिर्जा थियो को बाहर बुलाता है और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है
प्रिंस थियो के ऊपर इंटेंस अटैक करता है, लेकिन थियो हर अटैक को ब्लॉक करता है और फिर प्रिंस मिर्जा उसे कोवर्ड कहता है, लेकिन थियो काउंटर अटैक करता है जो प्रिंस को एकदम सरप्राइज कर देता है। लेकिन प्रिंस मिर्जा जो कि एक एक्सपीरियंस फाइटर है, वो आखिर में थियो को हरा देता है और कहता है कि उसका डिफेंसिव अप्रोच उसके लिए अच्छा नहीं होगा। प्रिंस डिक्लेयर करता है कि सभी को एबिलिटीज होना चाहिए और अपने दुश्मन को मार के एम्परर बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थियो प्रिंस की फिलोसॉफी को रिजेक्ट कर देता है, जिससे प्रिंस को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन प्रिंस वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि तुम्हारी यही गलतियाँ एलेंस की जिंदगियों को खतरे में डालेगी। नेक्स्ट सीन में सिलुका थियो को इमोशनली सपोर्ट करती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसका सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में मीटिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती है, लेकिन विलर और उसके एलेंस के पास और भी प्लान होते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले टेरिटरीज को कॉन्कर करने का प्लान भी बनाते हैं। सफर के दौरान वो एक किंगडम में पहुंच जाते हैं जहां कुछ नोबल उनकी साइड को ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि कुछ अपने किंग के साथ रहते हैं। लासिक आर्मी को लीड कर रहा होता है और सिलुका उससे कहती है कि थियो एक प्रोमिनेंट इंडिपेंडेंट नोबल का सामना करे। इसी बीच प्रिंस दूसरी बैटल के लिए निकलता है और एनिमी कासल में घुसकर उनके नोबल से उनके क्रैश और लैंड मांगता है। वह उन्हें 3 दिन का टाइम देता है और धमकी देता है कि जो वहाँ रहेगा उसको मैं मार दूंगा। वो सारे नोबल प्रिंस को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रिंस अपनी पावरफुल स्किल का यूज करके उन सभी को हरा देता है और उनकी चाउज एनर्जी को अपने क्रेस्ट में एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसके बाद प्रिंस कहता है कि थियो जो नोबल हैंडल कर रहा है वो उनका सामना कैसे करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थियो नोबल की टेरिटरी में आ चुका था, जिससे उसे फाइट करनी है। ये सब सिलुका के साथ एक लंबी डिस्कशन के साथ में डिसाइड हुआ था और उनके लिए यही बेस्ट मूव था। सिटी के सभी लोगों ने ये बात सुनी थी कि थियो ने एलायंस के नाइट को हराया था और अब वो उसके पीछे चल रहे हैं। जब वो नोबल लिविन से मिलने जाता है तो लिविन कहता है कि उसका सरेंडर करने का कोई भी प्लान नहीं है और वो यूनियन की फोर्स के अगेंस्ट फाइट करेगा। थियो उसे समझाता है कि अगर वो बिना कुछ किए वापस आ गया तो लासिक और उसकी आर्मी सिटी को जबरदस्ती ले लेगी। थियो लिविन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कासल के बाहर फाइट करे और लिविन जो एक समझदार और अच्छा रूलर था वो थियो की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था। लिविन के लोग उससे कहते हैं कि वो जहाँ कहीं भी जाए वो उसके साथ रहेंगे। उनकी डिवोशन देखकर थियो लिविन को समझाता है कि अपने लोगों की वैल्यू एलायंस की लॉयल्टी से ज्यादा होनी चाहिए। लिविन इस बात को सोचता है और डिसाइड करता है कि वो यूनियन ज्वाइन करेगा ताकि अपने लोगों के साथ रह सके। लिविन ओपनली थियो को एडमायर करता है और कहता है कि हर नोबल को उसके जैसा होना चाहिए। लिविन थियो के लिए लॉयल्टी स्वेयर करता है और प्रॉमिस करता है कि जब थियो अपना टाइटल और लैंड वापस ले लेगा वो हमेशा उसके साथ रहेगा। सिटी में अब यूनियन के फ्लैग लगाए जा चुके हैं और सिलुका कहती है कि थियो ने उसकी एक्सपेक्टेशन एग्जिट कर दी है और उसने लिविन को इतना जल्दी सरेंडर करवा लिया। नेक्स्ट सीन में हम बैटल फील्ड में लासिक को देखते हैं जो कि राजा को हरा देता है और ये खबर सुनकर विलर काफी ज्यादा खुश होता है कि उन्होंने कम नुकसान के साथ इस जंग को जीता है और वो थियो और मिर्जा को थैंक यू कहता है जो अपनी फाइट खुद हैंडल करते हैं। उसके बाद वो यूनियन नोबल की एनुअल मीटिंग में पहुंच जाते हैं और थियो को वहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है। नोबल की फंक्शन में कुछ डिवाइडेड है, कुछ विलर को हीरो मानकर उसकी तरफ कर रहे हैं क्योंकि उनसे किंगडम को जीत लिया, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट की शांति के लिए खतरा है। नेक्स्ट सीन में एलेक्सिस जो यूनियन का लीडर और ट्रैगिक शादी का ग्रूम भी है वो पार्टी में आता है और वो एक ट्विंक और सब दिख रहा है, पर उसके लोग ऐसे हैं कि बिना कुछ किए सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो विलर से मिलता है और सिलुका को शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने शादी की ट्रेजेडी के वक्त उसकी जान बचाई थी। फिर वो अपनी पूरी अटेंशन थियो पर डालता है और कहता है कि वो उसके अचीवमेंट का बड़ा फैन है। उसके बाद विलर थियो को अपने देश के लॉर्ड जिनका नाम रोशिनी होता है उनसे मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जो थियो को वार्न करता है कि अगर तुम अपनी जान की कदर करते हो तो तुम वापस से अपने आइसलैंड पर मत जाना। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है जहाँ पर थियो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा था और तभी एलेक्सिस उससे अकेले में बात करने के लिए आता है। थियो यह चीज देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि यूनियन लीडर उससे मिलने के लिए आया है और उसके बाद एलेक्सिस बताता है कि वो उसकी जिंदगी को एडमायर करता है और उसने सुना है कि थियो ने सड़क से उठकर साउथ का रूलर बनाया, लेकिन एक लड़की के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर वो रोने लग जाता है और कहता है कि मैं भी मरान से बेपन्ना मोहब्बत करता हूँ। और वो लीडर कहता है कि मैं अपना टाइटल और अपनी जमीन उसके लिए छोड़ देने को तैयार हूँ, लेकिन मरान अपने रास्ते से नहीं हटने वाली। नेक्स्ट सीन में एलेक्सिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे कंटिनेंट के नोबल एक हो जाए और शांति से एम्परर और क्रेस्ट बनाए जो दुनिया से साउस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और थियो को उनकी ये सारी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है और थियो उस लीडर से प्रॉमिस करता है कि वो उसका सपना पूरा करने में पूरी कोशिश करेगा और मरान के साथ उसकी
रीयूनियन में उसकी मदद करेगा। और उसके बाद एलेक्सिस उसे शुक्रिया कहता है और वो थियो से कहता है कि तुम सिलुका के साथ काफी अच्छे से रहोगे। नेक्स्ट सीन में जब एलेक्सिस अपने कैरेज में चढ़ने वाला था तब इरविन देखता है कि उनका हमला हो रहा है और सबको अलर्ट करता है और वो अपनी मैजिक वॉल से कुछ एरो को रोक लेती है। फिर अटैकर्स एलेक्सिस पर हमला करते हैं। वेयरवुल्फ ट्विंस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करके अटैकर्स को एक एक करके मार देते हैं और तभी थियो और बाकी गार्ड भी उन्हें रोकने में मदद करते हैं। और तभी एक अटैकर गिर जाता है तो थियो देखता है कि उसके सर के ऊपर रोशनी का मार्क है और वो समझता है कि वो सिर्फ एक पुपेट है। उसे ये पता चलता है कि किसी भी अटैकर्स का असली टारगेट एलेक्सिस नहीं है बल्कि खुद थियो है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है। सिलुका को एक अटैकर से स्टेप होने का खतरा होता है पर उसके शैडो में छुपी हुई कैट उसकी मदद करने के लिए आती है। और आखिर में जब सारे अटैकर्स को कंट्रोल में कर लिया जाता है वो बताता है कि जब वो एनिमी स्नाइपर से लड़ रहा था तो एक एसोसिएशन उससे बचकर निकल गया। उसके बाद एलेक्सिस अपनी कैरेज में जाने के लिए निकलता है लेकिन वो खुद को इस एसोसिएशन अटेम्प्ट के लिए जिम्मेदार समझता है। थियो को ये पता चल जाता है कि असली टारगेट वो खुद था और सिलुका कहती है कि एलेक्सिस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रोशनी का वक्त अब खत्म हो चुका है। उसका मानना है कि रोशनी को यूनियन से निकाल दिया जाएगा और उन्हें जल्द ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा। अगली सुबह थियो व्हीलर को एसोसिएशन अटेम्प्ट के बारे में बताता है और एलेक्सिस के मरान से अब भी मोहब्बत करने की बात करता है। व्हीलर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद थियो एलेक्सिस और मरान की लव स्टोरी उसे सुनाता है और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में व्हीलर थियो को बताता है कि एलेक्सिस और मेरन एक अकेडमी में मिले थे। एक दिन एलेक्सिस रास्ते में कुछ पत्थरों की खूबसूरती को देख रहा था तभी उसने मेरन को देखा और पहली नजर में उसे मेरन से प्यार हो गया। उसने उसके लिए हजारों लव लेटर भेजे और उसके गार्डन में गुलाब का एक सुंदर सा डिजाइन बनवाया। तब जाके मेरन ने उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। एक दिन मेरन मस्कुरेड बॉल में गई। वहाँ एक आदमी ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की। जब मेरन ने उस आदमी का सामना किया तो वो वायलेंट हो गया और एलेक्सिस उसकी मदद करने आया लेकिन उसे एक पंच में गिरा दिया गया। और ये चीज देखकर मेरियन काफी ज्यादा पिघल गई और उसे अपने साथ ले गई। वहाँ उन दोनों को पता चला कि उन दोनों का परिवार एक दूसरे के लिए दुश्मन है और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनका एक साथ रहना सही नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच सीन क्रिएट हो जाता है और उसके बाद मेरन उसकी जिंदगी से चली गई। मेरन काफी दिनों तक उदास रही। उसके सर्वेंट उसे एलेक्सिस के पास ले गए जो गरीब बच्चों को सिंगिंग सिखाता था। वहीं मेरियन ने अपने जज्बात उसके सामने रखे और कहा कि वो परिवारों की दुश्मनी के बावजूद भी एक दिन उससे शादी करेगी। व्हीलर कहता है कि उन्होंने उस वक्त उनकी शादी का समर्थन किया। इसके बाद नोबल की कॉन्फ्रेंस में रोशिनी को यूनियन से निकाल दिया गया। फिर एक नोबल व्हीलर पर इल्जाम लगाता है कि उसने मेरन के साथ में लड़ाई शुरू कर दी है और इस चीज से व्हीलर ने शांति की संभावनाएं कम कर दी है। थियो समझता है कि गलती उसकी थी और व्हीलर सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। नोबल्स के पास में व्हीलर के खिलाफ ज्यादा बात करने को नहीं होती और एलायंस के खिलाफ जंग का फैसला लिया जाता है। एलेक्सिस सब नोबल को एड्रेस करता है और बोलता है कि वो लीडर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसके पिता के पोजीशन पे है। अब वो कहता है कि उसका लीडर रहना ठीक नहीं है और नई लीडरशिप होनी चाहिए। वो व्हीलर को नॉमिनेट करता है लेकिन व्हीलर मना कर देता है क्योंकि वो अपने कजन मेरियन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। नेक्स्ट सीन में व्हीलर के मना करने के बाद एमरोज खुद को एक अलग लीडर के लिए नॉमिनेट करता है लेकिन उसके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा होता और वो सबसे पहले एलायंस के साथ पीस ट्रीटी को रिज्यूम करने का फैसला करता है। ज्यादातर लोग इस फैसले से खुश होते हैं लेकिन एलेक्सिस को लगता है कि एमरोज का असली इरादा मेरन से शादी करके शांति बनाए रखने का है। और जब ये मैसेज मारियन तक पहुंचता है तो वो पीस ट्रीटी को रिजेक्ट कर देती है और अपने कोर्ट विजार्ड एलिस को जंग की तैयारी करने के लिए कहती है। वो काफी परेशान है क्योंकि वो अब भी एलेक्सिस से प्यार करती है और वो सोचती है कि अब उनके प्यार के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। उसके बाद एक नोबल व्हीलर के पास आता है और बताता है कि मेरन की आर्मी उनकी टेरिटरी में पहुंच गई है और वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। सिलुका और थियो व्हीलर को कहते हैं कि यूनियन पीस पॉलिसी को इग्नोर करके तुरंत काउंटर अटैक करना चाहिए लेकिन व्हीलर मना कर देता है। सिलुका व्हीलर के इस फैसले से नाराज हो जाती है और थियो के साथ अपनी टेरिटरी वापस चली जाती है जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर थी। वहाँ के लोग उन्हें ठंडी नजरों से देखते हैं। थियो सिलुका को सिर्फ करने के लिए एक टूर पर ले जाता है लेकिन वो सिर्फ मॉन्स्टर के साथ लड़ना और अजीब जगह एक्सप्लोर करते हैं। रात में बारिश होने लगती है तो वो दोनों एक ट्री के अंदर शेल्टर लेते हैं। वहाँ थियो और सिलुका एक ब्लैंकेट शेयर करते हैं और अपने जज्बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। थियो कहता है कि वो सिलुका को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है और सिलुका उसको भरोसा दिलाती है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। इस बात पर थियो उसे गले लगाता है और वो दोनों अपने जज्बातों का इजहार करते हैं। दूसरी तरफ मारियन और व्हीलर के पड़ोसी के बीच जंग शुरू हो जाती है। मिर्जा अपने मन से मदद करने के लिए पहुंचता है। वो एलायंस के नाइट के प्लाज्मा क्रॉसबो को डॉज करता है और एक अकेले पूरी स्क्वाड को खत्म कर देता है और मारियन
मिर्जा की इस स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मीटिंग के दौरान उनके नाइट को लेके ये फैसला किया जाता है कि वो टेटिस को तोड़कर आर्टिफिशियल चावल पॉइजन का यूज करेंगे ताकि एनिमी फोर्ट्रेस को कैप्चर किया जा सके। उनके नाइट इस फैसले से शॉक हो जाते हैं, लेकिन मेरन उन्हें समझाती है कि उन्हें ये जंग जीतनी होगी। एलुस चावल पॉइजन बनाता है और हवा के जरिए एनिमी फोर्ट्रेस में भेज देता है। पॉइजन सब सोल्जर को लड़ने लायक नहीं छोड़ता। फिर मेरन और उसके नाइट एक एरिया पर अटैक करते हैं। सारे सोल्जर उनके लीडर को मारकर फोर्ट्रेस को आग लगा देते हैं और वो प्रिंस मिर्जा ये सारी चीज दूर से देख रहा था और ये देखकर उसे काफी मजा आता है। तभी मेरन के सर्वेंट उसके पास आते हैं और उसे मेरन से मिलने के लिए इनवाइट करते हैं। मिर्जा इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है कि मेरन को उसके पास लाया जाए और उसके बाद मिर्जा डिसाइड करता है कि वो व्हीलर का साथ छोड़ देगा क्योंकि उसमें पूरे कंटिनेंट को एक करने की एम्बिशन नहीं है। अब वो मेरन का सपोर्ट करना चाहता था और उसके बाद जब मेरन उससे मिलती है, प्रिंस मिर्जा उससे अलायंस के लिए सपोर्ट मांगता है। मेरन कहती है कि वो एलेक्सेस के लिए पहले ही अपने जज्बात खत्म कर चुकी है, लेकिन प्रिंस मिर्जा को पता चल जाता है कि मेरन अभी झूठ बोल रही है और उसके बाद मिर्जा कंडीशन रखता है कि वो अलायंस को तभी ज्वाइन करेगा जब मेरियन उसके साथ एक रात बिताए। मेरन अपने एम्बिशन के लिए यह शर्त मानती है, लेकिन कहती है कि वो कभी मिर्जा की नहीं बनेगी। मिर्जा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मेरन इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेती है। जल्द ही मेरन अपनी आर्मी के साथ व्हीलर के टेरिटरीज को मर्ज करने के लिए तैयार होती है। उससे बताया जाता है कि प्रिंस मिर्जा ने उसके पिता को मार दिया है और वो अपने देश का राजा बन गया और ऑफिशियली अलायंस के साथ अपनी दोस्ती बनाई है। व्हीलर भी अपनी तरफ से तैयार हो रहा होता है और अपने सारे अलायंस को बुलाता है। उसके विजार्ड्स मिर्जा के वारशिप को देखकर उन्हें अटैक करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन व्हीलर को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने शिप को प्रिपेयर करने के लिए कहता है और डॉक पर जाता है। वहाँ उसे मार्गरेट मिलती है जो उसे बताती है कि मिर्जा ने व्हीलर का साथ छोड़ दिया है और उसके पिता को मार दिया। व्हीलर को यह सुनकर काफी शौक लगता है और वो समझता है कि इस जंग को जीतना इतना आसान नहीं होगा। वो अपने शिप को प्रिंस मिर्जा के फ्लीट को काउंटर करने के लिए अटैक करने का ऑर्डर देता है। प्रिंस मिर्जा तुरंत काउंटर अटैक करते हैं और व्हीलर के शिप पर काफी जल्दी काबू पा लेते हैं। उसके बाद कैप्टन अपने शिप को तोड़ने और सब कुछ जलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन प्रिंस मिर्जा उस शिप को जलते हुए छोड़कर भाग जाता है और उसके बाद प्रिंस मिर्जा की आर्मी व्हीलर के विजार्ड को मारने में काफी सफल होती है। उसके बाद यह चैप्टर भी एंड हो जाता है।